हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन कवर करेंगे सेक्शन 40 से लेके सेक्शन 45 तक, जो कि डील करता है बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 40 के साथ। पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself. Such promise must be performed by the promiser. In other cases, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. तो अपन को इसे समझने के लिए जाना पड़ेगा नोट्स पे, जिससे अपन को और अच्छी क्लियरिटी आएगी। सेक्शन 40 जो है वो बात करता है persons by whom promise is to be performed. is to be performed। तो इसमें 3 लोग हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, या तो promiser himself या representative by representative of promiser in case of death of the promiser, या कोई पर्सन ये लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं टू परफॉर्म द प्रॉमिस। तो अपन को ये क्लियर हुआ सेक्शन 40 में कौन कौन प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है। तो या तो प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा, या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा अगर उसकी डेथ हो जाती है, या कोई भी पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया है प्रॉमिसर ने वो भी परफॉर्म कर सकता है। अभी कैसे समझेंगे? अगर ये नेचर ऑफ द केस से लगता है कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज ये थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म्ड किया जाएगा बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, तो परफॉर्म किसके द्वारा किया जाएगा? प्रोमिसर के द्वारा। अगर नेचर ऑफ द केस से लगता है कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज ये थी कि जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म करा जाना चाहिए प्रोमिसर के द्वारा ही, तो सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर। इन अदर केसेस द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे एम्प्लॉय अ कम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। मतलब और केसेस में या तो प्रोमिसर या उसके रिप्रेजेंटेटिव या वो दोनों मिलकर कोई कम्पिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय कर सकते हैं उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें जो आपका पर्सनल स्किल का मैटर है वो हमेशा प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो पर्सनल स्किल प्रोमिसर के पास है वो किसी और के पास भी हो, इसलिए हमेशा पर्सनल स्किल का मैटर प्रोमिसर परफॉर्म करेगा। चलो अब इलस्ट्रेशन पे चलते हैं और अच्छे से समझने के लिए। इलस्ट्रेशन ए promises to pay B a sum of money. A may perform this promise either by personally paying the money to B. A promise करता है B को सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए। A इस प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है या तो पर्सनली बाय पेइंग मनी टू B और बाय कॉजिंग इट टू बी पेड टू बी बाय अनदर, मतलब किसी और के द्वारा भी बी को पे करवा सकता है अगर ए की डेथ हो जाती है। इफ़ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट तो उसके रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म
द प्रॉमिस और एम्प्लॉय सम पर्सन प्रॉपर पर्सन टू डू सो। पहली बात, अगर ए ने प्रॉमिस किया है बी को सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए, तो ए उसे पर्सनली भी पे कर सकता है, मतलब खुद से। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो रिप्रेजेंटेटिव, या रिप्रेजेंटेटिव कोई कोई पर्सन को एम्प्लॉय कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। ओके। इलस्ट्रेशन बी बोलता है ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली, क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल की बात आ गई, तो उसमें हमेशा प्रोमिसर ही उस प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। अब सेक्शन 41 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस of promise from third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser। मतलब अगर जो प्रोमिसी है उसने किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस ले लिया है, तो वो प्रोमिसर के पास नहीं जा सकती उसको वापस से इन्फोर्स कराने। सिंपल वर्ड्स में ये कहता है। अब इसको नोट्स में और अच्छे समझते हैं। अब इसमें क्या हुआ? सेक्शन 41 बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, 41 क्या बात कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। ओके। अब इधर जो थर्ड पर्सन है, हियर थर्ड पर्सन इज लायबल, मतलब इधर थर्ड पर्सन लायबल हो जाएगा फॉर द परफॉर्मेंस। यहाँ पे थर्ड पर्सन लायबल हो जाएगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर जो परफॉर्मेंस को वो एक्सेप्ट कर लेती है फ्रॉम थर्ड पर्सन, तो उधर थर्ड पर्सन लायबल हो जाएगा फॉर द परफॉर्मेंस टू परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है। और जब भी प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेती है परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, वो उसको किसके आगे इन्फोर्स नहीं कर सकती, आफ्टरवर्ड कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट द प्रोमिसर। ये सिंपल वर्ड्स में बात करता है सेक्शन 41। सेक्शन 42 बात करता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस किया है किसी को, देन unless a contrary intention appears from by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise। अब मान लो इसमें ए और बी ने मिलके जॉइंट प्रॉमिस किया है सी को। ठीक है। पहले तो ये दोनों जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। फर्स्टली ये दोनों जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अगर मान लो बी की डेथ हो जाती है, तो जो ए है वो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके जॉइंट परफॉर्मेंस करेगा, जॉइंटली परफॉर्म करेगा। अब मान लो तीसरे केस में ए और बी दोनों की डेथ हो जाती है,
तो इन दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव साथ में मिलके सी को परफॉर्मेंस देंगे। ये सिंपल वर्ड्स में बात करता है सेक्शन 42, जो कि क्या बात करता है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट devolution of joint liabilities, devolution of joint liabilities। अब इसमें क्या पॉइंट्स होते हैं पहले तो अपन ये समझते हैं। when two or more persons jointly promise करते हैं परफॉर्म करने के लिए तो वो कहलाते हैं। पहली बात तो अपन ये समझे जॉइंट प्रोमिसर कौन होता है। when two or more persons jointly promise to perform their promise, they are known as joint promises। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में परफॉर्म करने का प्रॉमिस करते हैं तो उन्हें जॉइंट प्रॉमिसर बोलते हैं। पहले केस में जब दोनों जॉइंट प्रॉमिसर जिंदा हैं तो दोनों जॉइंट प्रॉमिसर परफॉर्म करेंगे अगर जिंदा है तो। अब मान लो एक जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो जॉइंट प्रॉमिसर का एक पर्सन दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर के एलआर के साथ परफॉर्म करेगा। अब मान लो दोनों जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो दोनों जॉइंट प्रॉमिसर का एलआर साथ में मिलके परफॉर्म करेगा। ये क्या बात करता है, सेक्शन 42 बात करता है, जो कि है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, जॉइंट प्रॉमिस का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर कोई प्रॉमिस को परफॉर्म करने का प्रॉमिस करते हैं, देन अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कोई और इंटेंशन अपीयर नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट से, ऑल सच पर्सन, सारे वो पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ, जब वो जिंदा हैं तब वो साथ में परफॉर्म करेंगे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, मतलब अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर, जो कि जिंदा बचा हुआ है और सर्वाइवर्स के साथ मिलके परफॉर्म करेगा। एंड आफ्टर डेथ ऑफ ऑल द लास्ट सर्वाइवर, मतलब सब सारे ही मर जाते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस, तो वो जॉइंटली मिलके परफॉर्म करेंगे। ये सेक्शन 42 बात करता है। अब सेक्शन 43 क्या बात करता है, सेक्शन 43 बात करता है एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। जब सारे जॉइंट प्रोमिसर्स में से कोई एक को कंपेल कर दिया गया है परफॉर्म करने के लिए। व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, तब प्रॉमिस ही, जो प्रॉमिस ही है मतलब दूसरी पार्टी, मे इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मान लो अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है कि ए इस रेशो में परफॉर्म करेगा, बी इस रेशो में, अगर ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो इसी रेशो में परफॉर्म किया जाएगा। अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉमिस ही कंपेल कर सकता है एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रॉमिस। मतलब कैसे कंपेल कर सकता है, मान लो ए और बी को मिलके सी को 50K देनी है, ठीक है, तो इसमें सी बोल सकता है कि पूरा का पूरा अमाउंट ए भाई साहब आप दे दो मुझे। तो ये सी के पास पावर है कि मतलब कंपेल एनी और एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रॉमिस। तो सी के पास ये पावर है कि होल ऑफ द प्रॉमिस इसे करा सकता है। ईच जॉइंट प्रोमिसर मे कंपेल कंट्रीब्यूशन, each of two or more joint promisors may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract। अगर कोई contrary intention नहीं है तो सारे joint promisors मतलब ए बी सी हैं और उन्हें मिल के डी को 40,000 क्या बोलते हैं 30,000 रुपये देने हैं और सब लोग
साथ में 10K मिला के डी को देंगे, अनलेस कंट्री इंटेंशन अपेयर नहीं करता, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन करेंगे। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, इफ एनी वन ऑफ टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर्स मेक्स अ डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, द रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फॉर सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। मान लो इन तीनों ने प्रॉमिस किया था, ए बी सी ने डी को 30K देने का प्रॉमिस किया था। अब हुआ क्या, सी जो भाई साहब हैं वो डिफ़ॉल्ट कर गए, तो 10K तो ये देने ही वाले थे तीनों मिलके। अब जब इनने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो इनकी लायबिलिटी किस पे आ गई, इन दोनों पे आ गई। तो 10+5K ये देंगे, 10+5K ये देंगे। ऑल दो वो आफ्टरवर्ड्स इससे रिकवर कर सकते हैं, बट डी को ऐसे शेयर किया जाएगा लॉस में, क्योंकि सी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया ऐसे केस में। तो ये बात करता है थर्ड वाला। अब आते हैं अपन एक्सप्लेनेशन पे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल द पेमेंट्स मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल से वो रिकवर कर सकता है श्योरिटी जो भी उसने उसके बिहाफ पे किया है। अब इलस्ट्रेशन में ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे डी ₹3000। डी में कंपेल ईदर ए बी और सी टू पे हिम 3000, मतलब डी कंपेल कर सकता है इन तीनों में से किसी को भी पूरा 3000 का अमाउंट पे करने के लिए, डी के पास ये पावर है। इलस्ट्रेशन भी ये बोलता है ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे डी द सम ऑफ ₹3000, सी इज कंपेल टू पे द होल। सी को डी ने कंपेल कर दिया कि आप पूरा अमाउंट पे करो। ए इज इंसॉल्वेंट, मतलब ए दिवालिया घोषित हो गया, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे वन हाफ ऑफ द डेट। सी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, मतलब सी ने पूरा अमाउंट पे कर दिया तो सी के पास एंटाइटलमेंट है कि वो रिसीव कर सकता है ए के स्टेट से 500 रुपये और बी के स्टेट से 1250 रुपये, ठीक है। क्योंकि कंपेल किसको किया है, डी ने सी को किया है, तो सी बाद में किससे रिकवर करेगा, ए और बी से करेगा, क्योंकि ये जॉइंट प्रॉमिस था ना। ए बी सी अंडर जॉइंट प्रॉमिस टू पे डी ₹3000। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, सी पे ही नहीं कर पाता। ए इज कंपेल टू पे द होल। ए इज एंटाइटल टू रिसीव 1500 फ्रॉम बी। ओके, ठीक है, 1500 इसलिए क्योंकि सी तो अनेबल है पे करने के लिए, ए ने सब पे कर दिया सबके बिहाफ पे। तो इसमें हुआ क्या, पहला था जॉइंट प्रॉमिस सी वाले इलस्ट्रेशन में ए बी सी का जॉइंट प्रॉमिस था डी के साथ 3K पे करने के लिए, तो वैसे सबकी लायबिलिटी हज़ार की आती। अब इसने डी ने सिर्फ ए को कंपेल कर दिया कि तुम पूरा अमाउंट पे करो, और सी तो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब उसने कुछ पे नहीं किया। अब ए भाई साहब ने 3000 रुपये पे किया, तो वो इससे इसके 1000 रुपये तो लेगा प्लस 500 और लेगा इसकी उसके, ये 500 इसने भी तो पे किए हैं सी के उसके लिए। तो ये है अपना इलस्ट्रेशन सी। तो अब आते हैं अपन सेक्शन 44 पे। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, व्हेन 2 or more person have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser or the joint promiser, neither does it free the joint promiser so released from the responsibility other joint promiser or joint promiser। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन है, मतलब 2 or more person है, मेरा जॉइंट प्रॉमिस, मतलब जॉइंट प्रॉमिस किया है ए और बी ने, ठीक है, ए बी और सी ने जॉइंट प्रॉमिस किया है डी को। अब मान लो डी ने सी को रिलीज़ कर दिया, इसमें से डिस्चार्ज कर दिया जॉइंट प्रॉमिस में से, और बोला कि ये और भी तुम पे करो। अब इसको डी ने तो फ्री कर दिया, जब ए और बी इसको पे कर देंगे डी को, तो वो सी से भी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि सी की लायबिलिटी डी की तरफ से तो ख़त्म कर दी है डी ने, लेकिन वो लायबिलिटी ए और बी की तरफ से ख़त्म नहीं हुई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइडर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज्ड, मतलब जिसको डी ने रिलीज़ किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट प्रोमिसर्स से, तो उन्हें तो उसे देना ही पड़ेगा। अब जैसे अपन ने सेक्शन 42 में डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज़ पढ़ा था, इसमें डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स है सेक्शन 45 में। अब इसमें क्या होता है,
ऊपर वाले में अपन ने देखा था ए और बी जॉइंट प्रॉमिस करते हैं परफॉर्म करने के लिए। अब इस केस में क्या होता है, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स में केस में ये होता है कि मान लो दो लोग हैं, सी है वो जॉइंट प्रॉमिस करता है किसको, ए और बी को, कि मैं परफॉर्मेंस करूँगा। अब होता क्या है, पहले केस में तो इन दोनों के पास राइट है उस जॉइंट प्रॉमिस को क्लेम करने के लिए, जॉइंट राइट्स हैं इन दोनों की, मतलब ये दोनों मिलके क्लेम कर सकते हैं सी से, ठीक है। दूसरे केस में अगर इन दोनों में से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, मान लो बी की हो गई है, तो ए और बी का एलआर साथ में मिलके क्लेम कर सकता है। अगर दोनों की डेथ हो जाती, मतलब ए की डेथ हो जाती है और इसका तो एलआर होता ही है, तो दोनों के एलआर मिलके क्लेम कर सकते हैं। उसमें दोनों के एलआर मिलके परफॉर्म कर रहे थे, इसमें दोनों के एलआर भी क्लेम कर सकते हैं। When a person has made a joint promise to two or more person, एक पर्सन ने जो कि सी है उसने ए है उसने जॉइंट प्रॉमिस किया बी और सी को, पर्सन जॉइंटली, देन अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम व्हेन विद द ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ, मतलब जब दोनों जिंदा हैं तब तक वो ले सकते हैं जॉइंट राइट्स। आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ देम रिप्रेजेंटेटिव लेगा उनका सर्वाइवर्स के साथ, एंड आफ्टर डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर विद द रिप्रेजेंटेड ऑफ ऑल जॉइंटली, ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5,000 लेंट टू हिम बाय बी एंड सी, बी और सी ने मिल के ए को 5,000 रुपये लेंड करे दिए। अब लेंट हिम टू हिम बाय बी एंड सी, प्रोमिसेस बी एंड सी jointly to repay them some with the interest on a specified day, मतलब ये प्रॉमिस करता है ए कि मैं आपको वो स्पेसिफाइड अमाउंट मिल के दूंगा। अब होता क्या है इसमें, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद बी रिप्रेजेंटेड, बी की डेथ हो जाती है तो बी का शेयर कौन ले लेगा, सी के साथ मिलके बी का एलआर, ओके, ऑफ विच सी ड्यूरिंग द लाइफ, एंड आफ्टर डेथ ऑफ सी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड सी जॉइंटली। अब मान लो बी की भी डेथ हो गई परफॉर्मेंस और सी की भी, तो इन दोनों के एलआर क्लेम कर लेंगे। तो ये था आज का टॉपिक जो अपन ने कवर किया सेक्शन 40 से लेके 45 तक, जो कि डील करता था बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये बेसिकली वैसे इतना पूछा नहीं जाता, बस मार्जिनल हेडिंग्स पूछी जाती हैं इन सेक्शंस की, बट कॉमन सेंस वाले हैं, ईजिली अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।